तो शुरू करते हैं आज की खतरनाक क्लास। जो बच्चे रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं उनको पता है कि कौन सी क्लास है। ये क्लास है बीकॉम फर्स्ट ईयर व्यावसायिक मैथमेटिक्स नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी, जहां पर आप वित्तीय लेखांकन पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 रोज नामचा, जिसमें एक्चुअल में आपको बनाना है रोकड़ बही। अब रोकड़ बही 3 तरह से होता है। अब जिन्होंने शुरू से अटेंड नहीं किया है तो आपको वीडियो का पार्ट 1 देखना पड़ेगा, जिसमें मैंने पहले से एकदम बेसिक नियम बताया था थ्योरी का, फिर प्रैक्टिकल चालू हुआ है, जिसकी आज चौथे के बाद आज 5वां सीरीज हो जाएगा। अब सुनो ध्यान से। एक बही, द्वे बही, त्रिबही होता है। एक स्तंभी, द्विस्तंभी, त्रिस्तंभी। तो पहला जो बही है वो सिर्फ रोकड़ का है। पहला जो बही वो सिर्फ रोकड़ का है। अब इसका ये मतलब नहीं कि बैंक का नहीं हो सकता। बैंक का भी एक बही हो सकता है, रोकड़ का भी एक हो सकता है, ठीक है। पर हम सबसे पहले पढ़ते हैं रोकड़ बही। अब रोकड़ बही नाम से स्पष्ट है, नगद बही। रोकड़ बही को और क्या बोलते हैं? नगद बही। मतलब उसमें उधार का लेन देन नहीं होता। मतलब एग्जाम में मान लो कंफ्यूज करने के लिए दिया कि राम से खरीदा, चेक से भुगतान किया, आराम से खरीदा लेकिन कुछ नहीं बोला आगे, तो राम से खरीदा, चेक से भुगतान किया, इसकी एंट्री होगी। लेकिन जब सिर्फ बोले राम से खरीदा मतलब छोड़ दो उसको, क्योंकि वो उधार है। जब किसी व्यक्ति से खरीदा बस इतना बोले मतलब वो उधार होता है, और उधार की लेन देन यहाँ नहीं होती। उधार की लेन देन यहाँ नहीं होती। उसका लेन देन होता है क्रय बही, विक्रय बही में, जो कि आपको 11वीं में पढ़ना है, जो कि आपने पढ़ लिया है। तो इस छोटी सी बात को ध्यान रखना। दूसरा है द्विस्तंभी। द्विस्तंभी में भी 3 चीज होते हैं। पहला रोकड़ बट्टा, बैंक बट्टा, तीसरा रोकड़ और बैंक। तो 3 चीज हो सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनमें कांट्रा प्रविष्टि होती है। कांट्रा मतलब वीडियो गेम नहीं, कांट्रा मतलब समझो, व्यापार से जो चीज जाती है और वो बैंक में चली जाती है, तो वो है ही व्यापार में, क्योंकि बैंक, व्यापार के लिए बैंक में खाता खोलना पड़ता है, और खुद की एक रोकड़ बही होती है। तो खुद के रोकड़ को बैंक में डालो, चाहे बैंक से रोकड़ निकाल करके रोकड़ बही में डालो, बात एक ही हुई। पैसा खर्च तो नहीं हुआ, बैंक से निकल के रोकड़ में है, रोकड़ से निकल के बैंक में है। तो ऐसी चीजें कांट्रा प्रविष्टि कहलाती हैं। जब कोई व्यापार से धन निकाले निजी प्रयोग के लिए तो वो आहरण कहलाता है, परंतु कार्यालय के लिए या व्यवसाय के लिए जो धन निकाले वो व्यवसाय के ही काम आएगा। तो बैंक से निकला लेकिन आ गया अपने रोकड़ में, क्योंकि कार्यालय प्रयोग के नहीं निकाला है, इनकी होगी कांट्रा प्रविष्टि। बैंक में नगद जमा किया तो खुद के पैसे को ही बैंक में जमा किया, तो इसकी भी होगी कांट्रा प्रविष्टि। ये कुछ मुख्य बातें हैं, ध्यान में रखो और फिर क्वेश्चन को फटाफट बनाओ, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आज का प्रश्न पहला। अब पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, जहां पर एक स्तंभ द्विस्तंभी सीखना था, ये मैंने बता दिया है, लेकिन निराश होने की बात नहीं है। अब आपके लिए हम बता देते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। अब ध्यान से समझो क्वेश्चन नंबर 8। अब इसकी बही बहुत बड़ी है। अब इतनी बड़ी कॉलम बनती है जितना बड़ा मेरा बोर्ड नहीं है, तो हम शॉर्ट में बता रहे हैं, ध्यान से समझना। कॉलम कैसे बनाना है मैंने पार्ट 1 2 में बता दिया, नहीं तो उदाहरण देख सकते हैं, ठीक है। अब समझना ध्यान से। मैंने सिर्फ बनाया है शेष राशि, राशि और बैंक की राशि, मतलब विवरण राशि, बैंक राशि, विवरण बैंक राशि, ठीक है। अब समझो क्वेश्चन नंबर 8। हाथ में रोकड़ या हस्त रोकड़ या रोकड़ी ऐसा शब्द मिले मतलब वो शेष है। क्या है वो? शेष है, बैलेंस शेष, पिछले साल का शेष। तो आपका काम बस इतना है, आपको लिखना है शेष लाया गया। क्या लिखना है? शेष लाया गया। कितना रुपए शेष लाया गया? 7,500 रुपए। तो आपको विकलन तरफ लिखना है। जब भी पैसा आएगा विकलन में, और जब भी पैसा जाएगा समाकलन में। 2 बातें बस याद रखो इसको बनाने के लिए, जो आया वो विकलन, जो गया वो समाकलन। इतना याद रहेगा तो बन गया। फिर क्वेश्चन देखो ध्यान से। शेष लाया गया तो लिखेंगे शेष लाया गया, हस्त रोकड़ राशि वाले में लिखना है। राशि एक रोकड़ का कॉलम है तो रोकड़ वाले में लिखना है 7,500 रुपए। लेकिन दूसरे ही एंट्री में लिखा है बैंक अधिविकर्ष। अधिविकर्ष मतलब होता है लोन, ऋण, दीर्घकालीन ऋण। तो वो जो रहेगा वो आपका समाकलन में रहेगा, क्योंकि पैसा जो भी होता है देने वाला या दायित्व वो सब समाकलन होते हैं। तो अधिविकर्ष लिखो, राशि को बैंक वाले में लिखो कितने रुपए का है, तो 3,500 रुपए का अधिविकर्ष है, ठीक। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है मजदूरी का भुगतान किया 200 रुपए। मजदूरी का भुगतान करने से पैसा अपने खाते में आया, किसी और के में चला गया? अपने में नहीं आया ना, किसी और के पास चला गया। तो जब पैसा किसी भी कारण से जाए तो किधर आएगा? समाकलन में आएगा, क्योंकि जाने वाला समाकलन। तो मजदूरी लिखो, और सिर्फ नगद भुगतान किया मतलब रोकड़ से दिया, इसलिए रोकड़ वाले कॉलम में लिखो। चेक से देता तो बैंक में डाल देता राशि को। तो राशि लिखने में भी गलती नहीं करना है, पता चले बैंक को राशि, राशि को बैंक में लिख दो तो फिर गया, ढूंढते रह जाओगे क्या गलती है। नेक्स्ट देखो, नगद विक्रय। नगद की बात कर रही है, मतलब सब रोकड़ है। कितना का विक्रय हुआ? 7,000 का। तो विक्रय से लिखो, रोकड़ में लिखो 7,000 रुपए, ठीक है, बस ऐसे लिखना है। नेक्स्ट देखो, नगद बैंक में जमा करवाई 4,000 रुपए। अब बैंक में नगद जमा करवाया मतलब रोकड़ है नगद, अब बैंक में जमा कर दिए तो खुद का बैंक, खुद का रोकड़, तो कांट्रा होगा कि नहीं? प्रविष्टि क्या होगा बैंक में जमा करने से? बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से, बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से। तो इसकी होती है कांट्रा प्रविष्टि। तो इसके सामने सी लिख लेना। अब इनके माथे में सी लिखा है, क्या लिखा है? सी। इसका मतलब होता है कांट्रा प्रविष्टि। आपको दूसरा मतलब मत समझ लेना। तो बैंक खाता को इस तरफ लिखना है, तो राशि को रोकड़ वाले कॉलम में लिखना है। लेकिन जब आप बोलेंगे रोकड़ खाता से, तब आपको राशि को बैंक में लिखना है।
इतनी सी बात है, समझ जाओ। बैंक बोलोगे तो बैंक में राशि नहीं दिखाना है, रोकड़ में दिखाना है। जब रोकड़ से बोलोगे तो रोकड़ में नहीं दिखाना है, बैंक में दिखाना है। तो प्रविष्टि के हिसाब से आपको एंट्री करना है। बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से, तो बैंक को राशि में लिखना है और रोकड़ खाता से बैंक में लिखना है। चीजें हुई क्लियर? तो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखते हैं। माल खरीदा और चेक से भुगतान किया। देखो मैंने कहा था माल खरीदा लेकिन नगद नहीं बोला है, क्या बोला है? चेक से भुगतान किया। खरीदा मतलब पैसे तो चला गया, सिंपल सी बात याद रखो, पैसा गया तो क्रय इधर आएगा, किधर? समाकलन में आएगा। पैसा कहाँ आएगा? दोनों में से। तो पैसा आएगा बैंक में, क्योंकि चेक से दिया। तो क्रय का राशि 2000 रुपये बैंक में लिखा हूँ, ठीक। अच्छा, ध्यान रखना बात को। नेक्स्ट देखो, किराया का भुगतान किया 500 रुपये। किराया से भी पैसा चला गया, तो किराया 500 रुपये रोकड़ में, क्योंकि सिर्फ भुगतान किया है, चेक की बात नहीं की गई, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बैंक से व्यक्तिगत प्रयोग के लिए रोकड़ निकाली। पर्सनल खर्चों के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए अगर कोई पैसा निकाले तो उस विथड्रॉवल को आहरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आहरण। आहरण बैंक से निकला इसलिए बैंक में, रोकड़ निकलता तो रोकड़ में लिखते, चूंकि बैंक से निकाला है तो 400 रुपये को बैंक में। वेतन का भुगतान किया 1000 रुपये। वेतन और रुपये 1000 रुपये रोकड़ में लिख दिया, चेक वेक का बात नहीं किया इसलिए ऐसा, ठीक। अब सिंपल सा काम है, जोड़ना घटाना है। अब किसको किससे जोड़ना है? तो देखो, बैंक में जो 3 राशि लिखा है उसको जोड़ो, तीनों को। इस तरफ भी बैंक है, इसमें भी कुछ राशि है, उसको जोड़ो और दोनों को आपस में घटा दो, और जो आएगा जिधर कमी है उधर भर दो, क्योंकि दोनों को बराबर करना है। तो देखो, देखने से कौन सा पक्ष ज़्यादा लग रहा है? तो देखने से समाकलन का पक्ष ज़्यादा है, 3.5 और 2 5.5 और ये 400 जुड़ करके 9, तो 5900 ज़्यादा इधर है, ज़्यादा इधर है 5900। ऐसे करके इसको बैलेंस कर दो। सेम चीज़ें यहाँ कर दो, 5900। लेकिन क्या ये 5900 है? नहीं, ये 4000 है। तो 4000 में कितना जोड़ो कि 5900 हो जाए? 1900 जोड़ोगे ना, तो यही तुम्हारा बैलेंस है 1900, जिसको बोलोगे शेष ले गए। क्या बोलोगे? शेष ले गए, ठीक है, बाय बैलेंस या टू बैलेंस। 1900 रुपये लिख लिए। अब वो कैसे निकला? तो इनका जो टोटल है और इतना जो कम है, दोनों को घटा दो, घटाने पर निकल जाएगा शेष। सेम काम रोकड़ में करो। रोकड़ देखो कितना है, 7 7 14,500 रुपये। रोकड़ कितना है? 14,500। इस तरफ रोकड़ कितना है? तो 4 और 1 5000, 500 और 200 700। तो 5700 को घटाना है 14,500 में, तो 500 में से 500 पहले काट दो, ये तो 700 है यार, ठीक। 500 में से 500 काट दो, 14,000 है। 14,000 में 4000 और काट दो, 10,000 बचा। 10 में एक और काट दो, 9,000 बचा। 9,000 में 200 भी काट दो, तो 8,800 बचा। अब देखो आंसर, हम भी चेक करते हैं, एकदम सही, खतरनाक गणित हमारी। तो हम कहेंगे इसका जो शेष है, किधर कमी है? इधर कमी, ठीक है। इसका जो कम है वो इधर है, उधर नहीं, उधर तो ज़्यादा है, तो इसका कमी इधर लिखाएगा 8,800। इसको भी कहेंगे शेष ले गए। क्या कहेंगे? शेष ले गए, ठीक, 8,800। पर टोटल कितना हुआ? तो 14,500। कितना हुआ? 14,500। तो 14,500 से दोनों पक्षों को बैलेंस कर देंगे, ठीक। ऐसे बनाते हैं रोकड़ बही। और ये कौन सी स्तंभी है? द्विस्तंभी है ये। तो यहाँ पर याद रखना, शुद्ध हिंदी में लिख रहा हूँ द्विस्तंभी, ठीक है। अब अगर लगता है कि हाँ समझ में आ गया गाठ 2 बनाने के लिए, तो अब पहली बार अटेंड किया हो तो 8वां से पहले का बनाओ पूरा, और नहीं तो फिर आगे का बनाओ, टफ क्वेश्चन बनाना है तो, ठीक है। 9वां देखो क्या है। निम्न लेन देनों की सहायता से दिसंबर 2015 के लिए द्विस्तंभी रोकड़ बही बनाइए। ठीक है भैया। हताश रोकड़, बैंक में रोकड़, माल क्रय, उम्मीद, ठीक, बहुत सारी एंट्री है इसकी। अब कॉलम बनाते रहेंगे तो दिमाग हमारा खराब हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट सर्किट करते हैं, तुरंत छोटा छोटा कॉलम बना देते हैं। ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। चलो भैया, अब थोड़ा मजा आएगा, देखो अब। हताश रोकड़ 17,500। सबसे पहले लिखो शेष लाया गया। क्या लिखो? शेष लाया गया। अच्छा, ये था क्वेश्चन नंबर 8 और ये है क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। ध्यान रखना, फिर पता चला कुछ तो बता ही नहीं हो कौन सा नंबर का, हम तो ढूंढते रह गए ऐसे बोलोगे। तो ध्यान दो, ये क्वेश्चन नंबर 9 है। हताश रोकड़ मतलब शेष लाया गया। रोकड़ में ही लिखेंगे 17,500, ये लिख दिया मैंने 17,500, ठीक है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? जूम करना पड़ेगा आपके लिए, देखो ध्यान से, क्लीन करके देखो वीडियो को, एकदम क्वालिटी बढ़ा के। बैंक में रोकड़ कितना है? 5,000 रुपये है, तो यहीं पर सामने में बस 5,000 को लिख दो बैंक वाले कॉलम में। अब अलग से शेष लाया गया मत लिखना, क्योंकि एक बार एक ही दिनांक में दोनों दे दे, बैंक का और रोकड़ का, तो मतलब एक साथ शेष लिखा जाएगा, ठीक। नेक्स्ट देखो, माल का नगद क्रय 3,000 रुपये में जो भी होगा, ठीक है, कितना है? 3,000 रुपये, ठीक।
तो रोकड़ में कितना लिखेंगे 3000, क्योंकि उतना रुपये चला गया। अब ये तो बैंक का कॉलम है, ठीक। तो नगद लेन देन रोकड़ में और चेक वाला बैंक में लिखा जाएगा। नेक्स्ट देखो, जसमीत से चेक प्राप्त, ठीक है, ये है 11वीं का नियम। नेक्स्ट देखो, माल का नगद विक्रय 7000 रुपये में। अब नगद विक्रय हो गया, ठीक। तो अब लिखेंगे विक्रय से कितना है 7000 रुपये, लो लिख दिया हमने 7000 रुपये, ठीक। नेक्स्ट, नहीं यार, हाँ हाँ ठीक है, नगद बैंक में जमा करवाई कितना रुपये 4000 रुपये। अब बैंक में जमा करवाएंगे, फिर से काउंटर होगा, तो इधर लिखना है रोकड़ से, क्या लिखना है रोकड़ से, कितना 1000 रुपये, 4500 रुपये है। तो बैंक वाले कॉलम में क्या लिखेंगे 4000 रुपये, और इधर लिखेंगे बैंक को, काउंटर होगा इसको, ठीक है। तो चलो सी लिख देते हैं ब्लैक कलर में, ताकि आपको स्पष्ट दिख जाए। तो इसके माथे में हमने सी लिख दिया। अब आपको समझ जाना है कि इसकी काउंटर होगी, ठीक। तो जब रोकड़ से बोलते हैं तो बैंक में लिखते हैं, जब बैंक को बोलते हैं तो रोकड़ में लिखते हैं। तो रोकड़ में कितना लिखेंगे 4000 रुपये, ठीक है। ये हो गई काउंटर। अब 2 बार देख डालेना, तो काउंटर याद रखना। नेक्स्ट, जसमीत से प्राप्त चेक बैंक में जमा करवाया, ठीक है। अब देखो राशि उसी नहीं लिखा है उसमें, लेकिन एक बार पता है ना जसमीत का नाम, 10,000 रुपये का लेन देन हुआ है उससे, तो अब उसके चेक को बैंक में जमा करवा रहे हो, ठीक है। अब बैंक में डालो बैंक को, ठीक है। हाँ, इसकी काउंटर प्रविष्टि हो सकती है, क्या हो सकती है काउंटर प्रविष्टि। अभी इसको रोक दो, इसको लास्ट में करेंगे, ठीक है। बाकी को देखो, माल का क्रय कर चेक द्वारा भुगतान किया, ठीक है। माल खरीदा 12 तारीख को, तो हम लिखेंगे क्रय, लेकिन पैसा किससे दिया बैंक से दिया, मतलब चेक से दिया, ठीक है। तो 20,000 रुपये कहाँ लिखना है बैंक में लिखना है, तो ये मैं लिख रहा हूँ 20,000 को बैंक वाले में, ठीक है, ठीक, क्योंकि खरीदा और पैसे चले गए बैंक से। नेक्स्ट देखो, स्थापना व्यय का भुगतान किया बैंक के माध्यम से, ठीक है भाई। स्थापना व्यय का नाम स्पष्ट लिख दो, स्थापना व्यय या मरम्मत व्यय, ठीक है, लागत व्यय जो भी है। बैंक से पैसा कटेगा 1000 रुपये, तो 1000 को कहाँ लिखो बैंक में लिखो, ठीक। ओके, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, देख लो साफ दिख रहा है कि नहीं। नेक्स्ट, नगद विक्रय 7000 रुपये का 18 तारीख को, तो फिर से पैसा आया, हम बोलेंगे विक्रय से, क्या बोलेंगे विक्रय से। कितना है भैया, नगद विक्रय करने से 7000 रुपये आया, ठीक है। तो रोकड़ में कितना लिखेंगे 7000 रुपये लिखेंगे, ये चेक वेक करनी है ना, नगद है इसलिए। बैंक में रोकड़ जमा कराई 10,000 का। अब ये तो सिंपल सी बात है, स्पष्ट है। बैंक में रोकड़ जमा करोगे काउंटर होगा, इस तरफ लिखोगे बैंक को, इस तरफ लिखोगे रोकड़ से। जब भी रोकड़ से मतलब राशि बैंक में लिखना है, तो कितने रुपए जमा कराया, शायद 10,000 है, हाँ। तो 10,000 रुपये, अच्छा बैंक में लिखना है, किस में लिखना है बैंक में, मैं गलती कर रहा था, ये मैंने लिख दिया बैंक में, ठीक। अब इस तरह जब बैंक को लिखो तो रोकड़ में लिखना है कितना 10,000 रुपये, ठीक, ऐसे लिखना है। नेक्स्ट देखो, व्यापारिक व्यय का भुगतान किया 500 रुपये, व्यापारिक व्यय का भुगतान किया 500 रुपये। तो ये व्यापारिक व्यय 500 रुपये भुगतान किया, तो रोकड़ में लिख दिया 500 रुपये। नेक्स्ट, कमीशन का चेक प्राप्त किया, ठीक है। रोकड़ खाता विकलन कमीशन से, क्या बोलेंगे रोकड़ खाता विकलन कमीशन से। यहाँ पर आपको लिखना है कमीशन, क्या लिखना है कमीशन, और कितना रुपए का है वो 6,000 रुपये का है। तो आपने अभी चेक प्राप्त किया, मतलब सिर्फ 6,000 रुपये लिखेंगे, ठीक है, ओके। किराया का भुगतान किया 2,000 रुपये, किराया को कितना रुपये है 2,000 रुपये, लिख दो रोकड़ में 2,000, चेक वेक की बात नहीं की है। रोकड़ का आहरण व्यक्तिगत प्रयोग के लिए किया गया, ठीक है। रोकड़ से पैसा निकाला गया, तो यहाँ 1200 रुपये लिखिए, और यहाँ पर आप आहरण लिख दीजिए कि आपके रोकड़ से पैसे निकल गया 1200, ठीक। वेतन का भुगतान किया 6,000 रुपये, ठीक है, वेतन दिया, वेतन लिख लो, और यहीं पर लिख दो 6,000 रुपये, ठीक है। यहाँ भी चेक वेक की बात तो नहीं की गई है, नहीं किया गया है, ठीक है। अब एक हमने छोड़ा था काउंटर प्रविष्टि होगा बोल के, कौन है जसमीत वाला, ठीक है। जसमीत से प्राप्त चेक बैंक में जमा करवाया, ठीक है, ओके, बैंक में जमा करवाया, उक्त तिथि में अगर जमा हो जाता है तो काउंटर प्रविष्टि करते हैं। अब चलिए जोड़ के देखते हैं, फिर इसकी एंट्री करेंगे। नॉर्मल हम पहले जोड़ कर देखते हैं कि क्या होता है। तो प्रश्न में जो गड़बड़ी थी उसको हमने सुधार लिया है। सबसे पहले ध्यान दीजिए, जब जगनीश से चेक प्राप्त हो गया, चेक प्राप्त हो गया मतलब बैंक में रिसीव हो चुका है, तो आपको जिस रोकड़ में मैंने लिखा था 10,000 को, उसको बैंक वाले में लिखना है, ठीक है। तो पहला चीज़ याद रखिए, जिससे भी चेक प्राप्त हो रहा है उसको सीधा बैंक में डाल दीजिए, ठीक। कमीशन भी प्राप्त हुआ चेक के माध्यम से, तो वो भी बैंक में प्राप्त हुआ, तो कमीशन से जो 6,000 मैंने यहाँ लिखा था उसको बैंक में लिखना है, ठीक।
बाकी चीज़ों में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सब चीज़ ठीक है। एक मैंने क्या गलती की थी, 4000 लिख दिया था, जो कि आपको पता है कि वो नहीं है, वो उस प्रश्न का था, मैंने उसी को पढ़ लिया और गलती से लिख दिया, तो मैंने उसको मिटा दिया है। तो बाकी कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है, बस ये दो चीज़ों को छोड़ करके, और जो मिटाया है उसको छोड़ करके, ठीक है। अब इतने को आप ध्यानपूर्वक जोड़ लीजिए। देखिए एक प्रश्न और बोला था, जिसको मैंने बोला छोड़ देते हैं, बाद में देखेंगे, कि इसका चेक बैंक में जमा किया, तो जब हम राशि बैंक में लिख चुके हैं, इसका मतलब बैंक में आ चुका है, तो फिर से बैंक में क्या जमा करोगे, बात समझ में आ रही है। तो बैंक में आप डाल चुके हैं, तो फिर से बैंक में कैसे डालेंगे, वो तो पहले से बैंक में है, तो ये गलत हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। उसके बाद आपको बाकी चीज़ों का ध्यानपूर्वक एंट्री करना है। अब आपको जोड़ करके देखना है, ठीक है। तो रोकड़ में कितना है, 17,000, 7,000, 7,000, 7, 7, 14, 14 में आप 14,000 में 17,000 को जोड़ेंगे, तो 14, 17 को 3 दे दीजिए, 20, 20 और 10, 30, 31,500 हो रहा है। कितना हो रहा है, 31,500 रुपये। इस तरफ वाले रोकड़ को जोड़ेंगे तो ये कितना हो रहा है, 10, 3, 13,000, 13 और 9 सॉरी 6, 19,000, 19 और 1, 20,000, 20 और 2, 22,700, ठीक है। कितना हो रहा है ये, 22,700। तो 31,500 में 22,700 को घटाएंगे तो आपका निकलेगा 8,800, जो आपका रोकड़ का आंसर है। तो आपका रोकड़ से कितना बोलना है, 8,800 बोलना है, ठीक है। ये मैं छोटे से जगह में लिख देता हूँ, 8,800 रुपये का शेष, ठीक है। बैंक का शेष देखिए, तो बैंक कितना है, तो 10, 10, 20, 20 और 5, 6, 11, 31,000 हो रहा है। 31,000 में 21,000 घटाएंगे तो 10,000 बचेगा, वो बैंक का शेष होगा। अतः बैंक का शेष कितना लिखा जाएगा, 10,000 रुपये लिखा जाएगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन के आंसर आ गए। बस आपको ध्यान रखना है, जो मैंने सुधारा है उन चीज़ों को आपको माइंड में रखना है, ठीक है। उसके बाद आपसे भी गलती नहीं होगी। इसमें ज़्यादातर गलती तभी हो सकती है जब 2-3 प्रश्न एक साथ दिए हुए हैं, तो आप एक एक तो देख करके लिखते हैं, तो हो सकता है गलती। तो अपने से गलती ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं, एक सिल्वर का स्केल रख लीजिए। स्केल में क्या करिए, जिस टॉपिक को अभी आप देखा, जैसे कि मान लीजिए सब क्वेश्चन लाइन से लिखा गया, राशि भी बहुत देखने में कन्फ्यूजन होता है, स्केल रख लीजिए। जैसे आपने क्रय को देखा, तो बस क्रय का हिस्सा दिखना चाहिए, बाकी ऊपर का ढक दो। फिर जैसे क्रय के बाद नीचे में आओगे तो क्रय को ढक दो। तो ऐसी चीज़ों में आपकी थोड़ी सरलता हो जाएगी, आप सीधे से लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। अब मैंने नहीं किया था तो मुझे देखने में मिस्टेक हो गया, आपसे गलती नहीं होगी, ठीक है। तो 9वां आपने समझ लिया, अब आपको 10वां समझना है, ठीक है। अब 10वां जो है वो त्रिस्तंभी है। अब त्रिस्तंभी क्या होता है, देखो, जिसमें बट्टा, रोकड़, बैंक सब बने, उसको हम त्रिस्तंभी बोलते हैं, ठीक है। चलो देखो, हम फटाक से यहीं पर बना देते हैं त्रिस्तंभी का सिर्फ कॉलम, क्योंकि अगर मैं एक्चुअल कॉलम बनाने जाऊं तो फिर वो इतना बड़ा है कि क्या बताऊं, बोर्ड छोटा पड़ जाएगा मेरा, ठीक है। तो देखो फटाक से, त्रिस्तंभी में 10वां प्रश्न, ये अभी हम अपने समझने के लिए फटाक से बना लेते हैं। ये रहेगा एक बट्टे का, ठीक है, फिर एक रखेंगे राशि का, फिर एक रखेंगे बैंक का, ये हो गया, ठीक। यहाँ पर थोड़ा सा मैं गैप दे देता हूँ लिखने के लिए, ये बट्टे का और ये राशि और बैंक का, ठीक है। तो ये बट्टा हुआ, ये राशि हुआ और ये बैंक हुआ, ठीक। तो ये 8वां, 9वां और ये रहा 10वां। अब इसको ध्यान से समझ लीजिए, और इसको समझ गए तो बाकी के क्वेश्चन आप खुद ब खुद बना सकते हैं बिना किसी मिस्टेक के। बस ध्यानपूर्वक देख करके लिखिएगा, ठीक है, इसमें गलती होने के चांसेस बहुत रहते हैं। 10वां में सबसे पहले कहा गया है रोकड़ शेष और बैंक शेष 1250 और 5,500, दोनों शेष है रोकड़ और बैंक। हम लिखेंगे शेष, क्या लिखेंगे, शेष। रोकड़ में 1250 लिखना है और बैंक में 5,500 लिखना है, ठीक है। क्लीन दिख रहा है आपको, ठीक। आगे देखते हैं, एक के कॉल करके देनदार है जिससे हमें चेक पाया, ठीक है, हमने चेक पाया, तो हमने चेक पा लिया तो उस देनदार का नाम लिख लेंगे के से, ठीक है। चेक पा लिया 500 रुपये, तो बैंक में लिख लेंगे 500 रुपये चेक पाया, ठीक है। नेक्स्ट है, और उसे छूट दी, कितने का छूट दी, 50 रुपये का। तो जिससे जितने का चेक का लेन देन हुआ उसमें जो छूट है उसको बट्टे वाले, उसके जस्ट सामने एकदम देखो सामने में लिखा हूँ, बट्टे वाले में लिख लेना है, ठीक है। ऐसे जिसका भी लेन देन होगा बट्टे में। नेक्स्ट देखो, माल का नगद विक्रय किया, तो 13 तारीख को पैसा आया, किससे आया, विक्रय से आया, नगद विक्रय है ना। तो राशि कहाँ लिखेंगे, रोकड़ वाले कॉलम में लिखेंगे, तो 150 रुपये का विक्रय हुआ, ठीक। ये भाई, ये जो व्यापार हम बना रहे हैं, मतलब जो हम खाता बना रहे हैं रोकड़ भाई, ये बहुत ही गरीबी रेखा वाले व्यवसायी हैं जो कि 150 रुपये का विक्रय कर रहे हैं। बताओ, हम बिजनेस में लाखों करोड़ों का हिसाब रखते हैं, 150 वाली बात हो गई इधर। नेक्स्ट देखते हैं, माल का बनर्जी को चेक से भुगतान किया 2100 रुपये। अब देखो बनर्जी को हमने दिया, तो हम लिख लेंगे बनर्जी को कितना रुपये दिया, चेक से भुगतान किया 2100 रुपये। तो पैसा तो बैंक से कट गया, बट्टा कितना दिया, 200 रुपये का बट्टा दिया, तो 120 रुपये का, तो बट्टा में कितना लिखेंगे, 120 रुपये, ठीक है। और पैसा बैंक से जाएगा इसलिए बैंक में लिखे, चेक से दिया इसलिए। कर्मचारियों को वेतन नगद दिया 1200 है क्या, हाँ 1200 रुपये, ठीक है। तो कर्मचारी को दिया, कर्मचारी को लिख लिया भाई 1200 रुपये, इतना रुपये चला गया, ठीक है। कार्यालय के लिए बैंक से निकाले, ये होता है कांट्रा प्रविष्टि, है ना। तो कार्यालय के निकालते हैं, तो कार्यालय को पैसा लिखना है बैंक में, कितना रुपये, 500 रुपये।
और इतना ही पैसा आपको इधर लिखना है, बैंक से निकला इसलिए बैंक से, और कहाँ लिखना है, रोकड़ में लिखना है 500। ठीक है, ये आपको याद रखना है, कांट्रा होता है। तो इसके यहाँ आप सी लिख लीजिए ताकि आपको चीज़ें देख करके बाद में आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैं भी सी लिख देता हूँ। ठीक, नेक्स्ट, टाइपराइटर खरीदा और चेक से भुगतान किया। ठीक है, टाइपराइटर खरीदा और चेक से भुगतान किया। टाइपराइटर को लिख लेंगे 500 रुपये यहाँ, क्योंकि उसका भुगतान हो गया। ठीक है, अब इसमें तो कुछ नहीं है, अब आप बस आपको जोड़ना घटाना है। तो आपने देखा 2 क्वेश्चन के बाद ये काफी सरल था, बस इसमें बट्टा स्पष्ट रूप से दिया जाता है। तो जो पैसा बैंक में आना है उसको तो बैंक में लिखेंगे, और उसमें बट्टा है तो बट्टे वाले में लिखेंगे। जो पैसा जाना है और उसमें भी बट्टा है तो जाने वाले को रोकड़ है तो रोकड़ में, बैंक है तो बैंक में, और बट्टा उसका सामने लिख लेंगे। बस इतनी सी बात है। अब आपने ध्यानपूर्वक देख लिया तो जोड़ घटा करके बना दो, खत्म। होशियार हो आप लोग तो। 5 और 1 6000, 5.5 में 500 जोड़ेंगे 6000 हो रहा है, ये 500 500 मिल करके 3100 हो रहा है। तो 6000 में 3100 घटाएंगे तो कितना बचना चाहिए बताओ। 6 में 3 चला गया, 3000 बचा, 3000 में 100 और चला गया, 2900 बचा। कितना बचा, 2900। तो पहले तो आप लिख लो कि ये 6000 से दोनों क्लोज हो जाएगा। दोनों तरफ कितना लिखेंगे, 6000 लिखेंगे और इसको क्लोज कर देंगे। कमी उस तरफ है तो शेष इसी तरफ रहेगा, कितने का, 2900 का। ठीक है, नेक्स्ट, रोकड़ है 1250, 500 और 150 है ना। इस 250 को 50 मिला, 300, 400 और 400 और ये 900 रुपये, तो 1900 रुपये हुए लगभग। ये 1200 है, 1200 और 1900 को घटाएंगे तो कितना बचना चाहिए, 700 बचना चाहिए। ठीक, 700। देखो आंसर क्या है, 700 रुपये का आंसर है। तो 1900 रुपये इसमें ज़्यादा है। ठीक है, इस तरफ से 1900 और इस तरफ से भी 1900, ये कमी इस तरफ है तो लिख लेंगे 700 रुपये की कमी है। ठीक, तो देखा आपने, बहुत ही आसानी से आपने त्रिस्तंभी बना ली। अब ये बना लिए तो सब कुछ बना सकते हो। ठीक है, तो क्लास कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर खुदरा को आपको समझना है। अब खुदरा के लिए क्या अलग से टॉपिक बनाना, देखो खुदरा मतलब ऐसे छोटे छोटे खर्च, ऐसे छोटे छोटे खर्च जो होना जरूरी है, रोज होता है, रोज छोटे मोटे खर्च होते रहते हैं, इनको खुदरा खुदरा रोकड़ भाई बोल देते हैं। अब वो क्या क्या है देखो, तो बिजली व्यय है, रोकड़िया है, लेखन सामग्री को खरीदा, मजदूरी दिया, गाड़ी भाड़ा दिया, डाक व्यय दिया, गाड़ी पत्र दिया, यात्रा व्यय दिया, बहुत सारे हैं। एक एग्जाम्पल आप देख लो और चीज़ों को काफ़ी आसानी से समझ लो, क्योंकि ज़्यादा टफ नहीं है ये। देखो उदाहरण नंबर 7 लाइन से दिया है, डाक व्यय, तार व्यय, प्रबंधक व्यय। ठीक है, ध्यान से देखो, रेल भाड़ा और छपाई का दिया है, इसके साथ साथ टैक्सी, मनोरंजन व्यय, जितने भी खर्च है देखो मात्र 100 रुपये के अंडर है, 100 रुपये के आसपास है। पलटिए और आंसर देखिए। आपको क्या करना है, इस तरह का एक कॉलम बनाना है। कॉलम रहेगा रिसीव अमाउंट, डेट, सीबी नंबर्स। ठीक है, पर्टिकुलर मतलब विवरण, LF, वाउचर नंबर, V नंबर लिखेंगे, अमाउंट पे। ठीक है, रिसीव कितना हुआ, पे कितना हुआ, तो जो पैसा मिलेगा उसको इस तरफ, जो पैसा जाएगा उसको इस तरफ लिखना है। ठीक है, और बस इतना आप आसानी से बना लीजिए, समस्त खर्चों को इस तरफ लिख लीजिए, बस हो गया, खेल खत्म इसका। तो खुदरा रोकड़ भाई मुझे नहीं लगता कि आपको बताना पड़ेगा, स्पेशल क्लास में आपसे बन जाएगा। आपको बस एक बार ट्राई करना है और फिर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अभी के लिए बाय। इंटरनल एग्जाम आपको बहुत करीब है, मेरे ख्याल से इतने ही चैप्टर तक आपके इंटरनल में आने वाले हैं, ज्यादातर नहीं आते। ठीक है, 2 चैप्टर लगभग में से आते हैं, तो ये 2 चैप्टर आपसे बन जाएगा, हाँ या नहीं कमेंट करके बताएं। अभी के लिए बाय। डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।